बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे। गुरुवार के दिन और फिर कल सोमवार के दिन हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था उस पर चर्चा की। गुरुवार के दिन टेस्ट हुआ और कल हम लोगों ने उसका विवेचन और विश्लेषण किया और सही मायने में इसके उत्तर कौन से हैं उसको लेकर भी चर्चा की है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग, हमारा जो पिछला पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है गद्य को लेकर और फिर प्रयोजनमूलक हिंदी का जो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसको लेकर पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा न हो कि कॉलेज में आप उपस्थित रहते हैं तो एक पढ़ाई का माहौल बनता है और अभी फिलहाल ऑनलाइन टीचिंग शुरू है और आप घर पर हैं और घर के कामकाज के साथ थोड़ा सा अगर आपको असुविधाजनक लग रहा है और आप पढ़ाई से हट रहे हो तो ध्यान रखें कि आप पढ़ाई की ओर ध्यान दें, घर का काम भी करें। आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि काम नहीं करें, आप काम करें, लेकिन पढ़ाई की ओर नजरअंदाज नहीं करना है आपको। नहीं तो फिर आप माहौल से, अकादमिक माहौल से दूर होने के कारण हो सकता है कि आपका इसकी ओर नजरअंदाज होना स्वाभाविक होगा, तो इसको नजरअंदाज न करें। आप साफ रहे, से सुरक्षित रहे और फिर पढ़ाई की ओर भी विशेष ध्यान दे दें। और न केवल हिंदी को लेकर बाकी विषयों की पढ़ाई को लेकर भी आप विशेष तरीके से ध्यान दें। और जब साइंस से जुड़े जो विषय आपके हैं, ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी तब आपके प्रैक्टिकल जो बचे हैं उसको हो सकता है आप अंजाम दे दिया जाएगा। अभी ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है उसको ध्यान दें। अब देखिए, मैं एक नया टॉपिक जो है शुरू करने जा रहा हूँ आज। और पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रयोजनमूलक भाषा को लेकर। भाषा, भाषा का स्वरूप, भाषा के कार्य, भाषा के स्वरूप और उसके लक्षणों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की। फिर इसके अलावा प्रयोजनमूलक भाषा किसको कहा जाना चाहिए, भाषा की परिभाषा को देखा। उसी तरीके से प्रयोजनमूलक भाषा की परिभाषा और फिर उसके स्वरूप और लक्षण पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। और इससे जुड़ा हुआ 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पेपर भी आपने टेस्ट के भीतर दे दिया है और कुल मिलाकर ये 30 अंकों का था। अगला टॉपिक जो हमारा है वह भाषा शिक्षण को लेकर है। अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक मिनट में स्क्रीन पहले ऑन कर देता हूँ आप, ताकि इसको देखिए। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया है तो अभी आपको स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये जो दूसरा टॉपिक प्रयोजनमूलक हिंदी के भीतर का जो है, मैं इसके पहले स्टडी मटेरियल के तौर पर अपलोड कर चुका हूँ। भाषा शिक्षण, ये पूरा का पूरा टॉपिक, इसके पीडीएफ नोट्स जो आपके पढ़ाई के लिए किताब रखी है उसके भीतर के नोट्स यहाँ हैं। और ये कुल मिलाकर जो है पन्ने में आपको बता देता हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पन्ने हैं। इसको आप ध्यान दे दें, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक आपके पढ़ाई के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको पीडीएफ के नाते अपलोड किया है, लेकिन कुछ मुद्दे जो है आपके पढ़ाई के लिए नहीं है, तो उन मुद्दों की पढ़ाई आप नहीं करेंगे। आपके लिए भाषा शिक्षण से तात्पर्य, भाषा शिक्षण की परिभाषा, तात्पर्य और परिभाषा आप इसको ध्यान में रखिए। फिर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के नाते दूसरा मुद्दा जो है आपको पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर विविध भाषा कौशल जो है, उसके भीतर 4 जो कौशल आ रहे हैं इसको पढ़ना है। मतलब 3 ही मुद्दे आपके पढ़ाई के लिए, एक भाषा शिक्षण से तात्पर्य और परिभाषा, दूसरे नंबर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और तीसरे नंबर पर भाषा कौशल। और इन कौशल के भीतर, इन कौशलों के भीतर भाषण, श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन, ये 4 कौशल जो है इसमें हमें देखने हैं। दूसरा जो मैं सामग्री अपलोड कर चुका हूँ, ये पीपीटी है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी पीपीटी जो है यहाँ पर ओपन होगी, तो इसको भी आप देखें। ये पीपीटी जो है वह भाषा शिक्षण के कौशल जो है उसको लेकर है। तो ये श्रवण कौशल, फिर इसके बाद श्रवण कौशल के मुद्दे हैं, फिर इसके बाद भाषण कौशल, फिर इसके मुद्दे हैं, और
फिर इसके बाद वाचन कौशल, फिर इसके मुद्दे, और फिर लेखन कौशल और इसके मुद्दे। इस तरीके से कुल मिलाकर 7 पीपीटी जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो पढ़ते वक्त मैं इसको दोबारा आपको बता भी दूंगा। लेकिन इसके अलावा जो सामग्री मैं क्लासरूम में जो अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी शिक्षण विधियां, रचना शिक्षण की विधियां, पठन कौशल, भाषा कौशल का विकास, भाषा की शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधियां, व्याकरण, ये दोबारा शायद अपलोड हो गए। ओके, ठीक है। व्याकरण शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण की विधियां, लेखन कौशल की विधियां, भाषा कौशल, इसके माइक्रोनोट्स के तौर पर ये, हालांकि ये कॉमर्स को जब मैं पढ़ा रहा था तब जाकर ये आपके लिए भी अपलोड कर चुका हूं। तो ये जो है सामग्री यहाँ पर आप देख सकते हो। सैनिटाइज, ओके। देखिए ये मुद्दे जो है मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। तो ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये भाषा कौशल किसको कहा जाना चाहिए, भाषा कौशल का जो एक विभाजन और वर्गीकरण जो होता है उसको लेकर ये मुद्दे हैं। फिर श्रवण कौशल को लेकर अगर आप चर्चा कर रहे हो तो श्रवण कौशल से जुड़े हुए, हालांकि ये मैं आपको पीपीटी जो अपलोड कर चुका हूँ उसमें भी ये मुद्दे मिल जाएंगे। लेकिन कॉमर्स के बच्चों को मैं अलग से इसके माइक्रोनोट्स लिख कर दे रहा था, तो वही मुद्दे मैंने आपके लिए भी अपलोड किए। ये भाषण कौशल को लेकर, ये वाचन कौशल को लेकर और ये लेखन कौशल को लेकर, इतना ही हमें पढ़ना है, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जो है बाकी सामग्री नहीं है। 3 ही मुद्दे हमारे लिए इसमें है, बड़ा टॉपिक है नहीं। थोड़ा सा हमें भाषा कौशल को पढ़ते वक्त समय लगेगा, लेकिन भाषा शिक्षण, तात्पर्य और परिभाषा, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, और फिर बाद में जाकर भाषा कौशल, तो पहले 2 मुद्दे जो है 2 लेक्चर के भीतर यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। आज मैं रूपरेखा के तौर पर ये पूरी की पूरी सामग्री क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, इसको लेकर चर्चा करूंगा, और भाषा शिक्षण का तात्पर्य और परिभाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालकर ये पहला जो उपमुद्दा है ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये जो है दूसरी चीजें जो है वीडियो रूपांतर के तौर पर आपको जो अपलोड कर चुका हूँ, ये अतिरिक्त जानकारी के लिए है। कुछ आपके लिए लाभप्रद लग रही है, शीर्षक से ही पता चलेगा आपको, पठन कौशल को लेकर या लेखन कौशल विधियों को लेकर या भाषा कौशल का विकास कैसे होता है, ये सुनने की प्रक्रिया को लेकर। तो ये जो है 1-2-3 जो मुद्दे हैं आपके लिए लाभप्रद है, इसको आप देखें तो आपको ये अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी, और इसके भीतर से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर सामग्री निकल रही है ये भी आपके पढ़ाई के लिए और प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब देखिए आपको जो पीडीएफ फाइल मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें से मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीजें आपके लिए पढ़नी है। ये अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है भाषा शिक्षण से तात्पर्य, ये आपको पढ़ना है, और इसके साथ भाषा की परिभाषा भी इसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद भाषा शिक्षण और भाषा, ये है केवल इसको पढ़कर छोड़ दे, मातृभाषा और अन्य भाषा को लेकर ये संक्षिप्त 1 पन्ने की जानकारी 1.5 पन्ने की है, लेकिन इस पर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है भाषा के विविध रूप, ये भी आपके पढ़ाई के लिए नहीं है। भाषा के विविध रूपों को लेकर आपकी पढ़ाई का अंग नहीं है, इसका हिस्सा भी नहीं है। भाषा के विविध रूप फिर यहाँ पर आगे विश्लेषित किए गए हैं। फिर जो है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर ये इसकी शुरुआत होती है, इसका इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, फिर कौशल केंद्रित प्रक्रिया, प्रयोग कौशल पर आधारित प्रक्रिया, फिर भाषा के मानक रूप का अधिगम, भाषाई आदतों का गठन और संस्कृति सापेक्षता। ये 5 मुद्दों वाला जो हिस्सा है ये हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाता है भाषा कौशल वाला हिस्सा, तो ये एक डायग्राम, फिर श्रवण कौशल, फिर आप कह सकते हैं भाषण कौशल, और फिर वाचन कौशल और लेखन कौशल। ये पूरा का पूरा लास्ट तक जो हिस्सा जो है अंत तक वाला ये हमारे पढ़ाई का है। बीच के 2 मुद्दे आपके पढ़ाई के नहीं है, केवल एक जानकारी अगर प्राप्त करनी है आपको तो संक्षेप में थोड़ा सा एक बार देखें इसको, जाते जाते पढ़े इसको और छोड़ दें,
उस पर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, न ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भीतर और न ही दीर्घोत्तरी प्रश्नों के भीतर। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा सिलेबस खोल कर देख लेता हूं, आपको भी पता चलेगा कि भाई इसके अलावा तो कोई मुद्दा है नहीं है। अब देखिए आपका सिलेबस अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। भाषा शिक्षण स्वरूप और प्रक्रिया, ये पहला, ये हमारा जो है टॉपिक का शीर्षक है। इसमें भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और भाषा कौशल, इतना ही है। तो इतना दूसरे टॉपिक के भीतर है। स्वरूप और प्रक्रिया को पढ़ते वक्त अपने आप तात्पर्य और परिभाषा आ जाता है, तो ये अलग से मुद्दा, इसको नहीं माना जा सकता है। तो 2 मुद्दे आपके पढ़ाई के हैं और दूसरे मुद्दे में 4 उप मुद्दे हैं। तो ये आपके सिलेबस के भीतर इतना ही है, इसको आप ध्यान में रखना है। अब 1-2 सवाल मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप आकलन करें, आप अपना दिमाग लगा दें और फिर मुझे बता दें कि भाषा शिक्षण हम किसे कहेंगे। किताब के भीतर क्या कहा है, विद्वान क्या कह रहे हैं, मैं क्या कहूंगा, इसको छोड़ दिया। आप क्या समझते, भाषा शिक्षण किसको कहा जाना चाहिए, कोई बताएगा? देखिए अपने क्लास के भीतर 10 बच्चे हैं, ऐश्वर्या, अक्षय, भारती, कोमल, प्रणव, प्रियंका, रेणुका, शिल्पा, श्रुति और शुभम। जिसको जो समझ में आ जाता है वो बता दे, चाहे गलत भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसे हम भाषा शिक्षण कहें, किसको कहा जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं और इसी तरीके से जानकारियां जो है हमारे पास आ जाती है, प्राप्त करते हैं लोग, और इसी के साथ हम लोग बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना ये सब सीख जाते हैं। तो हम लोग भाषा शिक्षण ये अगर समझ रहे, भाषा को लेकर तो हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा और उसमें चर्चा की कि भाव और विचार की अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से की जाती है उसको भाषा कहते हैं। अब भाषा के साथ शिक्षण शब्द जुड़ा हुआ है। भाषा किसको कहा जाना है ये आपको पता है, शिक्षण किसको कहा जाना चाहिए, शिक्षण किसको कहेंगे, शिक्षा किसको कहेंगे, कोई बता देगा? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, विश्लेषणात्मक तरीके से अगर आप बता रहे हो, कोई बता सकता है? अक्षय बता दोगे? सभी के नाम ले लिए तो आप कहेंगे हमें पूछा नहीं है, 10 को पूछा है, 200 में से जिसको बताना है वो बता दे। अब मैं सीधे अक्षय को पूछ रहा हूँ, अक्षय इसको जानते हो, शिक्षण किसको कहा जाना चाहिए, शिक्षा किसको कहा जाना चाहिए? अक्षय? हाँ नहीं सर। अभी मुझे आप बता दीजिए कि मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, या इसको आप कहे कि मैं शिक्षा दे रहा हूं, या कोई आपको बॉटनी का टीचर, जूलॉजी का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर आपको पढ़ा रहा है। भारती कह रही सिखाना, बिल्कुल सही अर्थ है। शिक्षा को लेकर, शिक्षण को लेकर जो आपको पता नहीं है उसको सिखाया जाता है, और जिस जगह पर सिखाया जाता है उसको शिक्षण करें। तो ये आप ध्यान में रखें। और हम लोग जन्मता जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती है, और हमें हर चीज को सिखाया जाता है। हम लोग भाषा में एक स्वरूपगत विशेषता के तहत बात सीख चुके हैं कि अनुकरणात्मक है भाषा, भाषा को अर्जित किया जाता है। तो दुनिया के भीतर न केवल भाषा, दुनिया के भीतर की जितनी भी जानकारियां और जितना भी ज्ञान होता है इसको हम अर्जित करते, इसको हम प्राप्त करते, हम लोग इसको सीखते हैं, इसका अनुकरण करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। तो भाषा में ये सारी चीजें जो है भाषा शिक्षण के भीतर हमें सिखाई जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं उदाहरण के तौर पर, एक बात आप ध्यान में रखें, समझे इसको। हो सकता है सिलेबस को जब पाठ्यक्रम को लेकर जब विश्लेषित कर रहे थे तब ये बात मैंने आप लोगों को कही थी।
आज जो भाषा आपके पास, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, ये यूं आपको मिल गई और आपके दिमाग के भीतर जैसे किसी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन भरा जाता है, उस तरीके से नहीं भरा है ना। तो पहली से लेकर या उसके पहले 2-4 साल जो आप लगा रहे हो, या फिर जैसे ही जन्म हो जाता है, आपके घर वाले आपके साथ जिस तरीके से संवाद करते हैं, वहां से अब तक जिस तरीके का सफर आप कर चुके हो, वहां पर एक नहीं हजारों शब्द, उनके अर्थ, उनके उच्चारण कौशल को लेकर उसको, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी उनके साथ पहुंच गए हैं, और ये आपने अपने दिमाग में भरा है, और फिर इसको आप वास्तव में इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो होती है, ये जो आपके पास होता है, आ रहा है, ये एक प्रकार से शिक्षण पद्धति के तहत होता है। एक प्रकार से आपको सिखाया जाता है, आपको शिक्षा इसकी दे दी जाती है। इसको आप ध्यान में रखें। एक उदाहरण मैं बता देता हूं, आपका लेखन कौशल सुधारने के लिए आपके टीचर, आपके अध्यापक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कक्षा के भीतर आपको बार बार एक ही परिच्छेद या 2 परिच्छेद या रोज परिच्छेद लिखकर लेकर आने के लिए कह देते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपकी लिखावट को सुधारा जाए, आपकी लिखावट को सुंदर बनाया जाए। तो ये शिक्षा विधि के तहत होता है, ये आपको सिखाया जाता है, ये शिक्षा दे दी जाती, ये होता है शिक्षण। इसको आप ध्यान में रखिए। महात्मा गांधी जी जिंदगी भर अफसोस करते रहे कि मेरी लिखावट खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। हालांकि विचार अच्छे, सुंदर, कार्य प्रणाली अच्छी, जीवन जीने का तरीका अच्छा, देश के लिए एक अच्छे विचार, लेकिन बदसूरत लिखावट के कारण हमेशा एक कमजोरी महात्मा गांधी ने महसूस की कि मेरी लिखावट बदसूरत है, अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है। तो ये अगर बचपन में इनके टीचरों ने, इनके अध्यापकों ने इनको संस्कारित किया होता, या इनको बताया होता कि भाई तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, बदसूरत है, इसको सुधारो, और तुम्हें सुधारने के नाते प्रयास करने चाहिए, इसको अनुकरण करो, ये तुम्हारा दोस्त देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ये अगर टीचर इनको बता देते, या इनकी ये कमजोरी है कोई इनको बता देता, तो इनकी लिखावट को सुधारा जा सकता था। एक बार समय गुजरने के पश्चात दोबारा ये मौका नहीं मिलता है। तो ये शिक्षण होता है, ये सिखाया जाता है, न केवल लेखन को लेकर, बोलने को लेकर, सुनने को लेकर, पढ़ने को लेकर, और लिखने को लेकर भी। और ये हुआ भाषा के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन जिंदगी के भीतर हर कौशल को हमें सीखना पड़ता है। अगर इन कौशलों को हम सीखे नहीं, तो हमारे लिए जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है पिछले क्लास में चर्चा की होगी, नहीं की होगी। तो तैरने के कौशल को लेकर, तैरना, ये पानी के ऊपर तैरना, आपको तैरना आना चाहिए, ये आपको बचपन में ही सिखाया जाता है। ये सारे कौशल भाषा से जुड़े हुए भी बचपन में ही सिखाए जाते हैं। अगर बचपन में सीखा नहीं तैरना, तो इसके बाद आप बड़ा होने के बाद पढ़ नहीं सकते हो, सीख नहीं सकते हो, या सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बचपन में ये नहीं होता। आपको सिखाने वाले जो होते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपका मामा हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी बड़ी बहन, माँ हो सकती है। ये बहुत नजदीकी लोग जो होते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, वही आपको सिखाते हैं। और ये लोगों ने अगर सिखाया नहीं, तो आपका जिन पर भरोसा नहीं है, वो अगर सिखाने लगे, तो उस पर आपका भरोसा नहीं होता, आप पानी में उतरते हैं। ये लोग अगर उतरे भरोसे वाले, और उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं होता, अंदर आ जाओ, तो आप उनके इस वाक्य को सुनकर वो उतरे हैं, इसलिए खुद उतरते हो और सीखना शुरू कर देते हो। तो उन पर निर्भर और उन पर भरोसा होने के कारण पानी के प्रति जो भय बचपन में होना चाहिए, ये लोगों के कारण नहीं होता। अब कैसे है, आपकी एक स्वयं बुद्धि है, आप आकलन करते हो, और डूबने का एक डर होता है। तो इस उम्र में ये सीखना बहुत मुश्किल वाली चीज होती है। तो ये बचपन में सिखाया जाने वाला एक प्रकार का कौशल। उसी तरीके से भाषा के ये 4 कौशल, इसको आप
अंग्रेजी के भीतर कहेंगे स्किल, और ये स्किल आज स्किल ओरिएंटेड वाली बात कही जाती है। आपको कौशल के प्रति सजग रहना चाहिए और कौशल केंद्रित प्रक्रिया को सीखना चाहिए। अगर कौशल केंद्रित प्रक्रिया को आप सीख नहीं रहे हो और उस तरीके से नई नई विधियां जो है आप इनकी जानकारी हासिल नहीं कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी परंपरागत ढर्रे पर चलेगी। आपको आधुनिक जीवन के साथ जुड़ना है तो आधुनिक तकनीकें और आधुनिक कौशलों को, स्किलों को सीखना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप अगर कंप्यूटर और इंटरनेट को लेकर या फिर मोबाइल के विभिन्न फंक्शनों को लेकर जानकारी रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, न किसी पर पैसे या किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पैसे बर्बाद करने की जरूरत है। सारी की सारी चीजें आप खुद ब खुद प्राप्त कर सकते हो। कब? जब कौशल आपके पास उपलब्ध हो तब। तो ये शिक्षा के नाते सीखना जो भारती ने शब्द बता दिया, तो उसके नाते आप ध्यान में रखेंगे कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ शब्द है, सीखने को लेकर बता देता है। तो हमें जिन क्लासों में, जिन वर्गों के भीतर विद्यार्थी होने के नाते अध्यापक बाकायदा भाषा को सिखाते हैं, उसको हम भाषा शिक्षण कहेंगे। मतलब आपको जानबूझकर उद्देश्य के साथ आपको विकसित करने के लिए, आपको गतिशील बनाने के लिए भाषा की तकनीकें जो है, भाषा की तकनीकें जो है सिखाई जाती है। आपको बोले कैसा, आपको सुने कैसे, आपको पढ़ना कैसे चाहिए और आपको लिखना कैसा चाहिए, ये आपको सिखाया जाता है और जानबूझकर सिखाया जाता है। इसको आप भाषा शिक्षण कहेंगे, जहां आपको भाषा का ज्ञान करवाया जाता है, भाषा को सिखाया जाता है और भाषा के ये 4 कौशल पढ़ाए जाते हैं, उसको आप भाषा शिक्षण कह सकते हो। यहाँ एक आईएमपी मैंने लिखा हुआ है, अतः भाषा शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस विशिष्ट व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव है। और आगे वाक्य है, भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन कुशलताओं का संस्कार भाषा शिक्षण कहलाया जाता है। तो उस नाते आप ध्यान में रखेंगे कि भाषा कौशल किसको कहा जाना चाहिए, भाषा शिक्षण, कौशल नहीं, भाषा शिक्षण किसे कहा जाना चाहिए। अब देखिए, कुछ मुद्दे मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है दे दिए हैं, वैसे उसको अंडरलाइन किया है। मैं अगले लेक्चर में, कल जो लेक्चर रहेगा वहां पर मैं ये मुद्दे आपको लिखित स्वरूप में दे दूंगा। पहला मुद्दा इसमें है शिक्षण, दूसरा मुद्दा है अधिगम, तीसरा मुद्दा है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास, चौथा मुद्दा है माध्यम, पांचवा मुद्दा है औपचारिक रूप से सुनियोजित और सुउद्देश्य प्रक्रिया। तो ये 5 मुद्दे हैं और एक यहाँ तात्पर्य के नाते परिभाषा एक 6 नंबर पर होगा, हालांकि इसको हम 1 नंबर पर लेंगे परिभाषा के तौर पर। परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि भाषा शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस विशिष्ट व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव है। और भाषाई कुशलता का संबंध क्या है कि ये जो 4 कौशल है, भाषा के 4 कौशल है, इनको सिखाया जाता है, जानबूझकर सिखाया जाता है। कौन से 4 कौशल? श्रवण, सुनने को लेकर, बोलना, भाषण को लेकर, पढ़ना, वाचन को लेकर, लिखना, लेखन को लेकर। तो ये 4 कौशल जिस जगह पर जानबूझकर सिखाए जाते हैं उस जगह पर भाषा शिक्षा हो रही है और भाषा का शिक्षण दिया जा रहा है, कहा जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छे श्रोता होते लेकिन अच्छा भाषण नहीं दे सकते, तो आप कह सकते हो कि इसका भाषण कौशल कमजोर है। तो हमें न केवल सुनने में, न केवल बोलने में, इन 4 कौशलों को लेकर हमें अच्छा सुनने का भी, हमें अच्छा सुनने की आदत होनी चाहिए, अच्छा बोलने की भी अच्छा आदत होनी चाहिए, हम अच्छी किताबों को पढ़े और हम लोग लिखे भी अच्छा। आपको केवल लिखे अच्छा माने तो आपको लेखक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हो, आप कहानी
को लेकर लिखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप किसी को पत्र लिख रहे हो, आप किसी को मैसेज कर रहे हो, तो ये भी आपको ठीक ढंग से लिखना आना चाहिए। मैंने गांधी जी का उदाहरण आपको बता दिया कि इनके पास अच्छे विचार, अच्छे जीवन जीने के तरीके, लेकिन लेखन इनका खूबसूरत नहीं था, बदसूरत था, तो अफसोस तो था ही। अब देखिए, गांधी जी ने निबंध लिखे, परंतु जो लिखा, जिस तरीके से लिखा, वो अपनी बदसूरत लिखावट के साथ ही लिखा। आपको परीक्षा के भीतर उत्तर लिखना है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वह सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और फिर वही बच्चे अगर उत्तर लिख रहे हैं, उसी तरीके से लिख रहे हो, किसी बच्चे का अच्छी लिखावट के कारण 2-3 मार्क्स ज्यादा आ जाता है, और बदसूरत लिखावट के कारण वो किसी बच्चे के 2-3 मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर ये हो रहा है तो इसका लेखन कौशल कमजोर है, उसके कारण ही हो रहा है, इसको आप ध्यान रखें। तो इन 4 कौशलों के नाते हमें संपन्न, ठीक ढंग से आने के नाते, इसको पूरा करने के नाते आ जाना चाहिए। आप अपना अपना परीक्षण करिए कि भाई हमारी कमजोरी क्या है, और इन कमजोरियों पर किस तरीके से काम करना है। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके का दौर चल रहा है ना, उस दौर में आपको मल्टी स्किल होने की आवश्यकता है। ये किसी कौशल के भीतर आपको निपुण नहीं होना है। समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर इंजीनियर बने और आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर से जुड़ी हुई भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ दूसरे 4 इंजीनियरिंग की फैकल्टियां जो है, उसकी बहुत अच्छी नहीं, परंतु काम चलाऊ जानकारी, स्किल, काम चलाऊ कौशल जो है आपके पास है, और फिर आप इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में जा रहे हो, और दूसरा बच्चा केवल मैकेनिकल है, लेकिन आप इन सारी चीजों को जानकारी रखते हो, तो उससे बेहतर इंटरव्यू आपका होगा, और आपको वह कंपनी पहला पहला नंबर जो है यहाँ पर देगी, और कंपनी भीतर प्रवेश करने का मौका भी देगी। क्योंकि कंपनी के भीतर कभी कभार इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई जानकारी काम करने की आवश्यकता है, तो आप उसको करवा सकते हो। मतलब आपको समझ लो 10 लाख का पैकेज दे दिया है, तो इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ भी काम आप 10 लाख के भीतर कर रहे हो। लेकिन मैकेनिकल के लिए 10 लाख का पैकेज दे दिया है, और फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर की जरूरत है, दूसरा आदमी नियुक्त करना अगर पड़ रहा है, तो 10 लाख और खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ये स्किल होने का फायदा उस कंपनी को ये है कि आप दूसरे 2-4 क्षेत्रों के भीतर भी उस कंपनी को लाभप्रद साबित हो रहे हो, उसका एक्सेस उस कंपनी को आप दे रहे हो। तो ये होता है मल्टी स्किल होने को लेकर, कई स्किलों के भीतर आपको, कि कई कौशलों के भीतर आप काम कर रहे हो, उसको लेकर। तो ये आपको एक मुद्दा जो इसमें दिया है ना, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व किसी एक तरफ, एक क्षेत्र के भीतर काम न करे, आप कई क्षेत्रों के भीतर काम करें, और ये आपको एक अच्छा व्यक्ति के नाते बना भी देता है। मतलब आप अच्छा भाषण दे रहे हो, आप अच्छा सुन भी रहे हो, अच्छा लिख भी रहे हो, और अच्छा पढ़ भी रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी को ये निखार देता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो उस नाते आप ध्यान में रखें कि ये कौशल जो है, 4 कौशल, इन पर अगर काम करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है। बहुआयामी मतलब एक क्षेत्र के भीतर नहीं, कई क्षेत्रों के भीतर आप विकसित हो जाते हो। एक मुद्दा ऊपर जो आया हुआ है अधिगम को लेकर, ये शब्द हो सकता है आपके लिए नया होगा, या फिर प्रयोजन मूलक भाषा को पढ़ते वक्त हो सकता है ये शब्द गया है। तो ध्यान में रखिए, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राप्त कर लेना। अधिगम करना माने प्राप्त कर लेना, आप दूसरी जगहों से चीजों को प्राप्त कर रहे हो। तो भाषा आपके पास जो पहुंचती है, या आप भाषा का शिक्षण जो लेते हो, वह प्राप्ति के माध्यम से ही लेते हो। और 10 मिनट। तो भाषा की प्राप्ति जो है अधिगम के नाते यहाँ पर हम लोग प्राप्ति कर लेते हैं, और आगे चलकर हम लोग कौशलों का जो विभाजन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, तो इसमें से 2 कौशल आपको प्राप्ति करवाते हैं, 2 कौशल आप दूसरों को ज्ञान देते हो, दूसरों को तकनीकी देने की कोशिश कर रहे हो। इसमें सुनने के माध्यम से और वाचन के माध्यम से, आप अगर पढ़ेंगे अच्छा
और अच्छा सुनेंगे तो कई दुनिया भर की चीजें जो है आपके पास पहुंचेगी, एक ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। और दो कौशल जो है उसमें भाषण और उसमें लेखन, ये दुनिया को आप दे देते, तो प्राप्ति करने के नाते ये अधिगम जो होता है, भाषा आपके पास जो पहुंचती है वो प्राप्ति करने के नाते और अधिगम करने के नाते ही यहाँ पर होती है। पहला मुद्दा जो है इसमें शिक्षण को लेकर है। शिक्षण एक सोउद्देश्य, गतिशील, विकासात्मक एवं सचेतन प्रक्रिया। पहला ही वाक्य इसमें है, मतलब आपका शिक्षण केवल भाषा को पढ़ने को लेकर हो या इसके अलावा दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करने को लेकर, या कंप्यूटर नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, आप अभियांत्रिकी से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, या फिर आप ड्राइविंग स्किल को लेकर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपकी प्रक्रिया, ये शिक्षा जो होती है सो उद्देश्य होती है, गतिशील होती है, प्रवाहात्मक होती है, और वह आपके पास नहीं है, वहां से होकर है तक पहुंचते हो, तो इसका अर्थ है कि विकासात्मक प्रक्रिया के तहत होता है। आप अगर जागृत नहीं हो, आप अगर सो रहे हो, सचेतन अवस्था में नहीं हो, तो ये ज्ञान आपको प्राप्त भी नहीं होगा, उसकी गतिशीलता भी नहीं होगी और विकास तक भी नहीं पहुंचे। तो इसका अर्थ है कि आपको हमेशा चेतित होना है, सचेतित, मतलब आपको अच्छा बुरा क्या है ये भी समझ में आ जाना चाहिए। चेतित होना माने जागना, लेकिन जगी हुई अवस्था के भीतर अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उस नाते ये सचेतन वाली स्थिति जो है आप ध्यान में रखिए। तो शिक्षण एक सोउद्देश्य, गतिशील, विकासात्मक एवं सचेतन प्रक्रिया है, और ये इसका विश्लेषण होगा। अब हालांकि आपको परीक्षा के भीतर इसको विश्लेषित नहीं करना है, इसको केवल आप समझें। तो पहला मुद्दा शिक्षण, दूसरा मुद्दा अधिगम, तीसरा मुद्दा व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। ये तीन मुद्दे यहाँ पर विश्लेषित हो गए हैं। चौथा मुद्दा जो है वह माध्यम है। माध्यम को अंग्रेजी में कहेंगे आप मीडियम। भाषा माध्यम है, भाषा सभी तरह के शिक्षण का माध्यम होती है। आप साइंस की पढ़ाई अगर कर रहे हो और आपने कह दिया कि अंग्रेजी मुझे नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी मुझे नहीं आया या फिर मराठी या कोई दूसरी भाषा नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं साइंस की पढ़ाई यूं करूं, ऐसे कैसे पढ़ेंगे आप? यूं आपके दिमाग के भीतर जैसे कोई पेन ड्राइव कंप्यूटर को लगा दिया और एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर किया, ऐसे नहीं होता है। उसको आपको भाषा की मदद लेनी पड़ेगी। साइंस की सारी पढ़ाई जो है आपको उसकी कर्ता कर्म कारक ये चीजें आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु शब्द, उसके ध्वनि, उसके उच्चारण को लेकर, समझने को लेकर, वह ज्ञान आप तक पहुंचने के लिए भाषा एक माध्यम के तहत काम करती है। तो वह माध्यम उतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो भाषा सभी तरीके के शिक्षण का माध्यम है। तो माध्यम शब्द का अर्थ है, ध्यान में रखें आप, मीडियम। तो ये मीडियम बनकर आपके साथ अगर काम कर रहे हैं, जैसे समझ लो आप हो सकता है केमिस्ट्री के भीतर या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी किसी सब्जेक्ट के भीतर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ खोज कर रहे हो, तो केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी एक मीडियम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एक जगह से होकर दूसरी जगह तक लेकर जाने के लिए, कुछ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए वह केमिकल मीडियम होता है। तो मीडियम ये माध्यम भी साधन के नाते भी शब्द इस्तेमाल होता है, और कुछ चीजें परिवर्तित करने के लिए मीडियम भी रसायनों के नाते इस्तेमाल, ये शब्द इस्तेमाल होता है। यहाँ केवल आपको ध्यान में रखना है भाषा माध्यम है ज्ञान प्राप्ति का, दुनिया भर की जानकारी हासिल करने का। तो माध्यम शब्द उस नाते है। अगला मुद्दा है औपचारिक रूप से सुनियोजित एवं सोउद्देश्य प्रक्रिया। हालांकि ये पहले मुद्दे के भीतर ही आ चुका है, सोउद्देश्य, गतिशील, विकासात्मक, सचेतन प्रक्रिया, औपचारिक रूप से सुनियोजित एवं सोउद्देश्य प्रक्रिया। उद्देश्य होता है भाषा क्यों हम लोग सीखे, इसके पीछे के कई उद्देश्य हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे पास जो जानकारियां नहीं है वह जानकारियां हमें हासिल करनी है, ये उद्देश्य आप इसका कह सकते हो। और इसको अगर प्राप्त करना है तो औपचारिक तौर पर हमें इसको सीखना पड़ेगा, और इसको सीखने का तरीका सुनियोजित होगा। पहली कक्षा में क्या पढ़ाना है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में क्या पढ़ाना है, ये सुनियोजन होता है। पहली कक्षा के बच्चों को 10वीं के भाषाई ज्ञान को देने की आवश्यकता नहीं है, अगर देने की कोशिश करेंगे वो समझेगा।
या फिर आप कहें कि 10वीं के बच्चों को दूसरी या तीसरी या चौथी कक्षा के बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसके उम्र के स्तर के हिसाब से नहीं होगा। वो कहेगा कि क्या भाई कौन से सिलेबस को हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन से टीचर ने ये पाठ्यक्रम हमें रखा है, हम बच्चे थोड़ी है, ये बचकाना हरकत है, वो कहेगा। तो उसके उम्र के हिसाब से जो किताबें, जो ज्ञान उसको देना चाहिए वह देना चाहिए। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी पार करने की जो प्रक्रिया होती है ये सुनियोजित होती है और औपचारिक होती है। औपचारिक शब्द का अर्थ आप ध्यान में रखेंगे कि जानबूझकर पढ़ाई के लिए रखा गया। अनौपचारिक का क्या है, आप घर के भीतर जिन शब्दों को सुनते हो, जिन शब्दों को प्राप्त करते हो, ये एक अनौपचारिक तरीका होता है। तो आप समाज और घर के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो आपको अपने आप मिल जाता है वो होता है अनौपचारिक, और स्कूल के भीतर जो होता है वो औपचारिक होता है। तो ये पांचवा मुद्दा है, यहां आप ध्यान में रखिए। तो तात्पर्य और स्वरूप, परिभाषा, तात्पर्य और परिभाषा के नाते जो है ये 4-5 मुद्दे मैं विश्लेषित कर चुका हूं। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि परिभाषा क्या है भाषा शिक्षण की। भाषा शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस विशिष्ट व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव है। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन कुशलताओं का संस्कार भाषा शिक्षण कहलाता है। तो ये पूरे के पूरे 3-4 वाक्य जो है भाषा शिक्षण की परिभाषा कही जा सकती है। 2-3 मिनट बाकी है, आप लोगों ने अटेंडेंस नहीं दिया है तो अटेंडेंस दे दे, और आप मानकर चले कि पहला मुद्दा हमारा जो है भाषा शिक्षण से तात्पर्य और परिभाषा ये कंप्लीट हुआ है। आपके सामने मैं जब नहीं रहूं तो भी ये पीडीएफ फाइल है, तो ये मुद्दे जो मैंने लिखे हुए हैं तो आप अपने नोटबुक में लिखकर कल आ जाए तो हम लोग सीधे अगला मुद्दा जो है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को लेकर कल चर्चा कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा तो मुझे बता दे कल, तो मैं इन मुद्दों को आपको लिखकर भी दे देता हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। आप लेक्चर छोड़ सकते हैं।